हाय, गुड आफ्टरनून। आई एम आंजने तिवारी एंड एज यू नो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किसको डिस्कस किया था। हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में डिस्कस किया था, हमने बिंदुसार के बारे में डिस्कस किया था, हमने बेसिक सा इनका पॉलिटी देखा था और कौन कौन से एम्बेसडर यहाँ पे आए थे। जैसे हमने मेगास्थनीज के बारे में देखा था और बेसिक सी जैसे प्लूटार्क हैं उनने अपनी किताब में क्या लिखा हुआ है ये सब हमने देखा था। और इस सब के बाद हमने अर्थशास्त्र के बारे में भी देखा था, है ना। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा हो तो अभी कुछ देर पहले ही वो ख़त्म हुआ है, तो वो देखा था। इसके बाद ये जो नेक्स्ट वीडियो है मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, इसमें हम बात करने वाले हैं अशोका और उसके एम्पायर के बारे में। तो हम कोशिश करेंगे कि अशोका से जितनी भी बेसिक सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लें, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू। चलो स्टार्ट करते हैं। अशोका का जो टाइम पीरियड है, सबसे पहली चीज़ तो जो तुम्हें देखनी है वो है 272 से लेके 232 BC तक। ये तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्रोलॉजी में ये सब चीज़ें पूछ दी जाती हैं, जब क्रोलॉजी वाले सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो, अशोका मौर्य जो हुआ करते थे, इनके जो कैपिटल हुआ करती थी वो पाटलिपुत्र हुआ करती थी, ठीक। इस चीज़ को तुम ध्यान रखना। और अशोका का नाम अशोका कैसे पड़ा, तो मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था। देखो, एक होता है शोक। शोक मतलब क्या होता है, दुख, ठीक है। तो और तो ये शोक होता है दुख, उसमें लगा दो तुम अशोक। तो अशोक मतलब आ मतलब किसी चीज़ का हट जाना, मतलब ये एक ऐसा इंसान है जो दुखों को दूर लेके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आई एम नाउ विदाउट सॉरो, मैं बिना दुख के हूँ, ठीक है। दैट्स वाई इनका नाम पड़ता है अशोक, ठीक। तो इस चीज़ को तुम ध्यान रखना, वैसे तो ध्यान रखनी चीज़ नहीं है, बेसिक सी चीज़ है। अब देखो, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट हुआ करता है जिसका नाम होता है दिव्यदाना। ये क्या बताता है कि जो अशोक हुआ करते थे, तो मैं बताया था ना, ये कुमार अमात्य हुआ करते थे, है ना। तो ये कुमार अमात्य हुआ करते, तो ये उस टाइम पे क्या करते हैं, कुमार अमात्य का मतलब होता है वाइस रॉय। तो ये वहाँ पे उज्जैन के वाइस रॉय हुआ करते हैं। वहाँ पे जब रिवॉल्ट हो जाता है तो ये उसको शांत करते हैं। किसके टाइम पे करते हैं, बिंदुसार के टाइम पे शांत किया करते हैं। अब देखो, जब बिंदुसार की डेथ होती है तो बिंदुसार क्या चाहते हैं, बिंदुसार अशोक को कभी राजा नहीं बनाना चाहते थे, वो अपने बड़े बेटे को राजा बनाना चाहते थे। लेकिन क्या होता है कि जब तक वो पोस्टेड होता है तक्षशिला में, तो जब तक वो आ नहीं पाता है उसके पहले क्या होता है कि अशोक जो होते हैं वो आ जाते हैं। तो फिर बिंदुसार को लगता है कि भाई अब तो दंगा होने वाला है, अब ये अशोक ऐसे नहीं मानेगा। फिर अशोक क्या करते हैं, कहा जाता है कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं दीपवंसा और महावंसा, ये क्या बताते हैं कि अशोक जो हैं उन्होंने अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था, उनको मारा था। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये हम नहीं जानते, हो सकता है कि एग्जीग्रेटेड नंबर भी हो सकता है, बट कहा जाता है कि उसने अपने 99 भाइयों को मारा था। लेकिन उसके 100 भाई हुआ करते थे, उसने एक भाई को छोड़ दिया था जिसका नाम था टिस्सा। एक नाम और हुआ करता था उसका, विटास कोशा, ठीक है। तो विटास कोशा या फिर टिस्सा, इनको इसने छोड़ दिया था, ठीक। और देखो, किसकी हेल्प से वो आया था गद्दी पे, किसकी हेल्प ली थी, तो बिंदुसार हुआ करते थे, उनका एक मिनिस्टर हुआ करता था राधा गुप्ता। तो राधा गुप्ता की इन्होंने हेल्प लेके ये यहाँ पे अपनी राजगद्दी पे बैठे थे, ठीक। अब देखो, बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो हुआ करते थे वो पहले क्या बताया करते थे, जब तक अशोका राजा नहीं बना था। और अशोका जब तक राजा नहीं बना था तो उन्होंने ये कहा था कि बुद्ध जो अशोक हुआ करता था ये बैड टेम्पर इंसान हुआ करता था। बैड टेम्पर का मतलब होता है कि जल्दी से गुस्सा आ जाया करता था, फाइन। लेकिन जब अशोका राजा बन जाता है तो बुद्धिज्म को और वो प्रमोट करता है, बुद्धिज्म को वो अडॉप्ट कर लेता है। कब अडॉप्ट कर लेता है, कलिंगा वॉर के बाद। तो अभी हम आगे बात करेंगे जब कलिंगा वॉर होती है। कलिंगा वॉर तो मुझे कमेंट करके बताना कौन से ईयर में कलिंगा वॉर होती है। तो कलिंगा वॉर के बाद जब वो बुद्धिज्म अडॉप्ट कर लेता है तो बुद्धिज्म फिर अशोका की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है। फिर एक कहानी भी है जो बुद्धा होते हैं, जब बुद्धा अपने फेवरेट डिसाइपल के साथ होते हैं तो कहा जाता है कि अशोक उस टाइम पे छोटा होता है, तो अशोक हाथ में ना, वो जब बुद्धा भिक्षा मांगने जाते हैं तो अशोक क्या करता है, जब अशोक छोटा होता है तो अशोक अपने हाथ में जो बालू होती है ना, जो सैंड होती है, वो जाके उनको दे देता है बुद्धा को। तो जो उनके डिसाइपल होते हैं बुद्धा के, वो कहते हैं कि बुद्धा आपको गुस्सा नहीं आ रहा, ये कितना खराब बच्चा है, इसने आपको बताओ सैंड दे दिया। लेकिन फिर बुद्धा क्या कहते हैं, बुद्धा कहते हैं कि जैसे आज इसने मुझे सैंड दी है ना, कल के दिन तुम देखना आनंद क्या होने वाला है, कि इसका जो इस छोटे बच्चे का जो साम्राज्य है ना, वो इसी सैंड की तरह, जितने इसमें कण हैं इतनी दूर दूर तक, इतने सारे इतने छोटे छोटे किंगडम, इतने बड़े बड़े किंगडम इसके अंडर में भी होंगे। और जैसे ये सैंड शाइन कर रही है ना, वैसे ही इसका एम्पायर भी शाइन करेगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट बुद्धा हैव सेड अबाउट अशोका जब वो भिक्षा मांगने जाते हैं। बट ये ऐसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि उनका जो बुद्धिज्म का जो अशोका के प्रति जो
अपना उनका नेचर होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। ठीक, इसके बाद और देखते हैं अशोका क्या करते हैं। अशोका जब ये राजा बनते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अगले 8 साल तक अपना जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड वगैरह करते रहते हैं। इनकी बाउंड्रीज कहाँ तक पहुँच जाती हैं, यहाँ इनकी बाउंड्री असम तक पहुँच जाती है, और यहाँ देखो इनकी बाउंड्री जो है वो ईरान तक पहुंच जाती है, और यहाँ पे पमीर नॉट तक पहुंच जाती है, और साउथ इंडिया तो पूरा ये क्या करते हैं प्रेजेंट डे तमिलनाडु और केरला तक भी इनकी बाउंड्री पहुंच जाती है। ठीक, इसके बाद जो 3 एंशिएंट चेला चोरा पांड्या होते हैं इनको ये छोड़ देते हैं, और ये अपने एडिक्ट में ये भी कहते हैं कि ये हमारे फ्रेंडली नेबर्स हुआ करते थे। अगर तुम देख पा रहे हो तो जो कलिंगा एरिया है वो भी अशोक के अंडर में आ गया है। ठीक, तो इस चीज़ को तुम ध्यान रखना, देखो कितना बड़ा हमारा एम्पायर यहाँ पे हो चुका है। फाइन, इसके बाद चलो अब हम कलिंगा वार के बारे में देखते हैं। तो कलिंगा वॉर के बारे में करते हैं बताएं तो एक अकेला मेजर वॉर था जो अशोका ने अपने टाइम पे खेला था। तो एक्चुअली क्या हुआ करता था, मैंने तुम्हें बताया था कि अशोका ने लाइफ में सिर्फ एक ही वॉर किया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो सारा का सारा जो एम्पायर था, मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, वो छोड़ के चले गए थे अशोक के लिए। ठीक, तो जो कलिंगा वॉर हुआ करता था वो 262 से 261 BC के बीच में कभी ना कभी ये हुआ है, और ये ओनली वॉर है जो इन्होंने खेला हुआ है। अब इसके रीजंस क्या हुआ करते थे, क्यों कलिंगा को हत्या है, तो इसका रीजन तुम्हें पहले पिछली क्लास में ही बताया हुआ था कि एक टाइम पे जब नंद एम्पायर राज किया करते थे तो ये कलिंगा जो हुआ करता था वो इनके अंडर में भी हुआ करता था। कभी तुम अगर हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ोगे तो उसमें वो बताएंगे कि जो नंदा रूलर्स हुआ करते थे वो कलिंगा से एक जीना की, ठीक है, एक जैन मूर्ति भी उठा के यहाँ से अपने पास ले गए थे। तो एक टाइम पे कलिंगा जो है वो नंद रूलर्स के अंडर में हुआ करता था। ठीक, तो एक तो ये रीजन भी हो गया कि हमें हथियाना है कि जो चीज़ हमारी पहले थी वो हमें चाहिए। इसके बाद क्या हुआ करता था, पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। अब वो एक लैंड भी है तो उसकी इकोनॉमिकल रीजन भी होंगे, उसके सोसाइटल रीजन भी होंगे, उसके कल्चरल रीजन भी होंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से ट्रेड के भी रीजन्स होंगे, है ना, तो इकोनॉमिकल रीजन है। तो इन सब की वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कलिंगा को हत्या लिया। लेकिन अब क्या होता है, जब कलिंगा को हत्याया जाता है ना तो ये चीज़ ईजी नहीं पड़ती है, बहुत लाखों लोग मारे जाते हैं। जब इतने सारे लोग मारे जाते हैं ना तो अशोक का जो माइंड है वो आफ्टर मैथ ऑफ द कलिंगा वार ये चेंज हो जाता है। जो अशोक हैं वो ये कहते हैं कि अब हम बेरी घोष से, ठीक है, अब हम बेरी घोष से हम धर्म विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। हम बेरी घोष से धर्म घोष की तरफ बढ़ते हैं। बेरी घोष का मतलब क्या हुआ करता है, बेरी घोष का मतलब होता है कि मतलब तुम बेरी का मतलब बेरी ढोल नगाड़े जो बजाया करते थे, जो वॉर वगैरह किया करते थे, हम इस जगह से अब हम धर्म घोष की तरफ बढ़ रहे हैं, हम धर्म की तरफ बढ़ रहे हैं, हम धम्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, तुम एक चीज़ सोचो, अब जब इतना बड़ा एम्पायर कब्जे में आ गया है, इतना बड़ा एम्पायर अब अगर अशोका द ग्रेट के अंडर में आ गया है तो उसको इंटेक्ट करके कैसे रखा जा सकता है। तो उसको इंटेक्ट करके रखा जाने के लिए अब अशोका ने क्या कहा कि अब इसके लिए लगेगा धम्मा। तो उसने धम्मा अपना जो सोशल कंडक्ट है, जो राजा को सबसे बात करनी चाहिए, कैसे उसका बिहेवियर होना चाहिए, कैसे कि अब जो राजा है वो उसकी जो प्रजा है वो उसके बेटे के समान है। ये कलिंगा के जो सेपरेट हमें एडिक्ट्स देखने को मिलते हैं वो वहाँ पे कलिंगा के लोगों से कहता है कि भले ही मैंने यहाँ पे बहुत सारा मर्डर किया है, बहुत सारा खून किया है, लेकिन तुम सब जो हो ना, तुम सब मेरे बेटे के समान हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एक बार आ भी चुकी है। ठीक, तो इस चीज़ को तुम ध्यान रखना। इसके बाद फिर क्या करते हैं अशोक, फिर कलिंगा वॉर के बाद फिर ये कोई भी लड़ाई नहीं करते हैं। ठीक, अब देखो कहाँ से पता चलता है कि इन्हें लड़ाई करी है, तो रॉक एडिक्ट नंबर 13 कहाँ से मिलता है, हमें तोसाली से देखने को मिलता है। इसमें हमें क्या लिखा हुआ मिला है कि बिलव्ड ऑफ द गॉड, जो भगवान के प्यारे हैं। कौन है भगवान के प्यारे, राजा पियादसी। प्रियदसी कौन हुआ करते थे, जो मतलब देव नाम पियदसी, जो देवताओं के प्यारे हैं, वो कौन है, वो अशोक हैं। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने 8वें साल में, ये सवाल आ चुका है कि कौन से ईयर में अशोक ने कलिंगा पर विजय प्राप्त करी थी। ठीक है, तो 8वें ईयर में। तो 8वें ईयर ने इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कलिंगा पे अपना विजय प्राप्त कर लिया है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि 2.5 साल बाद, कलिंगा वॉर के 2.5 साल बाद बुद्ध अशोक क्या करते हैं, अशोक जो होते हैं वो सपोर्टर हो जाते हैं, किसके सपोर्टर हो जाते हैं, बुद्धिज्म के सपोर्टर हो जाते हैं। ठीक, और इसके बाद वो क्या कहते हैं कि अब मैं जो इस कंट्री हूँ, अब जो कंट्री है इसे मैं धम्मा के साथ चलाऊंगा, इसे मैं धम्मा के साथ चलाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, अब मिलिट्री के साथ देखो, एक स्टेटमेंट है कि मिलिट्री के साथ तुम किसी कंट्री को ज़्यादा टाइम तक अपने अंडर में नहीं रख सकते। अगर किसी को अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर तुम्हें किसी को रूल करना है तो तुम्हें उसके
दिमाग पे रूल करना होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट, ये जलालुद्दीन खिलजी ने भी मेडिवल इंडिया में ये स्टेटमेंट बोली थी, ठीक। किसी को तुम मिलिट्री के बेसिस पे, पुलिस स्टेट के बेस पे किसी को तुम ज़्यादा लंबे समय तक अपने अंडर में नहीं रख सकते हो। दिस इज व्हाट अशोका हैव अंडरस्टूड, तभी वो ग्रेट है। तो उसने क्या किया, उसने अपने आप को जस्ट कन्वर्ट किया, उसने कहा कि बुद्धिज्म में कन्वर्ट होते हैं और आज के बाद हम लड़ाई नहीं करेंगे। भले ही उसने अपनी आर्मी नहीं त्यागी, आदमी अभी भी है, अभी भी उसके पास 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख की आर्मी है, लेकिन द थिंग इज डिफरेंट, ठीक है। तो उसने ऐसा ऐसा किया। अब देखो वो कन्वर्ट किसके कहने पे हुए, तो कहा जाता है एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करता था निगोड़ा करके हुआ करता था। ये 5 साल का बच्चा हुआ करता था। और एक हमें कहानी देखने को मिलती है कि जो अशोका के जो मतलब रूलर्स हुआ, जो मतलब उनके मिनिस्टर्स वगैरह हुआ करते होंगे, जो मतलब उनको दंड वगैरह दिया करते होंगे, तो ये इस निगोड़ा को भी दंड वगैरह दिया करते होंगे, ठीक है। लेकिन इस पे कोई असर ही नहीं पड़ता था। ऐसे तुम कितना भी मारो, तुम इसे कितना भी सताओ, कितना भी परेशान करो, लेकिन ये एकदम शांत रहा करता था। तो अशोका ने जब इसको देखा, तो ये कहानी है, देखो ट्रुथ है नहीं है हम नहीं जानते, हिस्ट्री को हमें बहुत स्पेक्टिकल्स के साथ, बहुत लेयर्स के साथ देखना पड़ता है। पता नहीं है 5 साल के बच्चे के ऊपर अशोक ने ऐसा किया होगा या नहीं किया होगा, आई कांट से। बट हाँ, अगर कहानी ये है कि अब इस पर जितना भी प्रताड़ना इसके ऊपर किया जाता था, कितना भी इसको परेशान किया जाता था, ये हमेशा शांत रहा करता था। तो अशोका ने क्या किया, अशोका ने सोचा कि चलो भाई, जब ये इतना ज़्यादा ताकतवर है, जी इतना मतलब इसके दिमाग पे इतना ज़्यादा अगर बस है, तो क्यों ना मैं भी बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाऊं। तो कहा जाता है कि इनके इन्फ्लुएंस में आके अशोका जो हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, वो बुद्धिज़्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और किसको अपना टीचर बनाते हैं, तो उपागुप्ता जो होते हैं, इनको अपना टीचर बनाते हैं। ये सवाल भी आ चुका है कि अशोका के जो स्पिरिचुअल टीचर हैं वो कौन है, तो कौन है, उपागुप्ता इनके स्पिरिचुअल टीचर हुआ करते हैं। फिर देखो, तो मैं बताया, अब इतना बड़ा टेरिटरी अगर इनके अंदर में आ गया है, तो पुलिस स्टेट से तो चला नहीं सकते, किससे चलाएंगे, धम्मा से चलाएंगे। अब धम्मा क्या होता है, धम्मा कुछ नहीं होता है, धम्मा होता है सोशल कंडक्ट, एथिकल और सोशल कंडक्ट जो हुआ करता है, उसे हम कहा करते हैं धम्मा। क्या ये कोई एक नया रिलीजन है, नहीं, ये एक नया रिलीजन नहीं है। क्या ये बुद्धिज्म है, नहीं, ये बुद्धिज्म नहीं है। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें मैं बता रहा हूँ, हो सकता है तुमसे पूछी जा सकती हूँ। ये बुद्धिज्म नहीं है, ये नया रिलीजन नहीं है। इसमें अशोका ने भले ही वो बुद्धिज्म का सपोर्टर हो, भले ही वो बुद्धिज्म का फॉलोअर हो, लेकिन उसमें उसने ये नहीं कहा कि एक नया रिलीजन में स्टैब्लिश कर रहा हूँ या मैं बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहा हूँ। हालांकि इन्फ्लुएंस्ड है बुद्धिज्म से, लेकिन जैनिज्म से भी इन्फ्लुएंस्ड है। इसमें ब्राह्मण्स की बात भी होती है, इसमें एनिमल्स की बात भी होती है, इसमें बहुत सारी बातें ये करता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, तुम्हें एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये बेकार की सेरेमनीज नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने पेरेंट्स से अच्छे से बिहेव करना चाहिए, तुम्हें नॉन वायलेंस नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें, तुम्हें ब्राह्मण्स की मतलब इज्जत करनी है, तुम्हें शर्मन्स की इज्जत करनी है, तुम्हें धम्मा विजय करना है, तुम्हें धर्म से सब कुछ जीतना है। मैं तुम्हारे एक फादर की तरह हूँ, मैं तुम सारे के सारे जितने भी मेरी प्रजा है वो सब के सब मेरी संतान है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये धम्मा में बोली गई है। धम्मा क्या है, सोशल कंडक्ट है कि तुम्हें कैसे रहना है। और देखो इतना बड़ा एम्पायर है, सोचो इतना बड़ा एम्पायर है, जो मान लो यहाँ ईरान से लेके पूरा साउथ इंडिया तक चल रहा है और यहाँ आसाम तक चल रहा है। तो उस टाइम ट्विटर तो हुआ नहीं करता था, व्हाट्सएप तो हुआ नहीं करता था, फैक्स तो हुआ नहीं करता था कि भाई जाके अपना नोटिफिकेशन भेज दिया और ये रूल है। तो तुम पब्लिक से कैसे बात करोगे। तो अशोका पहला ऐसा रूलर था जो अपनी पब्लिक से इंटरेक्ट कर रहा है। तो इन्होंने क्या किया, ये पब्लिक से इंटरेक्ट करने के लिए भाई ने क्या सोचा है, उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि चलो पत्थर गड़वाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पहले माइनर रॉक एडिक्ट्स गड़वाना शुरू किए। फिर उन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े पत्थर में अपनी बातें पहुंचवाते हैं। तो क्या किया इन्होंने, मेजर रॉक एडिक्ट गड़वाना शुरू किए। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने देखा होगा कि यार जब इनके जो मिनिस्टर्स होंगे या बाकी सब लोग होंगे, उन्होंने कहा होगा यार राजा अच्छा नहीं लगता यार कि तुम पत्थर वत्थर पे लिखवा देते हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि फिर चलो पिलर में लिखवाते हैं। तो पिलर में लिखवा दिया, तो पिलर एडिक्ट्स आना शुरू हो गए। वहां पर इन्होंने क्या किया, ऊपर शेर बना दिया, कहीं हाथी बना दिया। तो ऐसे करके इन्होंने लिखवाना शुरू किया होगा। अब इसकी लैंग्वेज क्या हुआ करती थी, जब हम बेसिकली जब सेंट्रल इंडिया में देखेंगे, तो देखो सेंट्रल इंडिया में जो जैसी लैंग्वेज बोल रहा है उसको वैसे ही तो ट्रीट करोगे, है ना। तो अब जैसे जो सेंट्रल इंडिया के लोग हैं वो उस टाइम पे क्या बोला करते होंगे, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज की जाती होगी। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक।
इसके बाद अब अगर जैसे मान लो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया अगर मान लो शहबाजगढ़ी है या अफगानिस्तान का कोई एरिया है, अब वहाँ पे याद हो किसी को ब्राह्मी स्क्रिप्ट तो आती नहीं है, तो अब कोई ऐसी जगह, अब जैसे तुम तमिलनाडु पे या फिर मान लो तुम केरला में या फिर कहीं पे अगर तुम प्रचार करोगे तुम अपनी लैंग्वेज में तो करोगे नहीं, इस लैंग्वेज में करोगे जिस लैंग्वेज में उन्हें आता हो। तो अब अगर वो नॉर्थ वेस्ट एरिया में अगर वो अशोका के अंडर में आ रहा है तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेगा, ऑब्वियसली वही करेगा, वही स्क्रिप्ट यूज़ करेगा जो उसे आती होगी। तो उस टाइम पे लोगों, वहाँ के लोगों को कौन सी स्क्रिप्ट आती थी, वहाँ को खरोष्टी स्क्रिप्ट आती थी, आर्किमेडियन स्क्रिप्ट आती थी। तो इसी तरीके से फिर उन्होंने ये सब चीज़ें जो हैं वो लिखी हैं। अब देखो धम्मा में क्या है, तुम्हें रॉक एडिक्ट्स के बारे में बताया, तो देखो क्या क्या इनके रॉक एडिक्ट्स हुआ करते थे। देखो यहाँ पे वही है, देखो पूरी एक पर मैंने लिस्ट बना दी, आप मुझे कमेंट करो तो मैं तुम्हें इसकी PDF दे दूंगा। तो देखो या तुम इसके नोट्स बना लो मेरे साथ में। देखो रॉक एडिक्ट 1 है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना है। रॉक एडिक्ट 2 है, वो क्या कहता है कि हमें हर किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, चाहे फिर वो मैन हो चाहे एनिमल्स हो। और उसके साथ साथ क्या कहते हैं कि हमें रोड्स बनाने हैं, हमें वेल्स बनाने हैं, हमें ट्री प्लांट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें वो कहा करते हैं। फिर रॉक एडिक्ट 3 में क्या कहते हैं कि देखो हमें लिबर्टी रखनी है, हमें सबके साथ उदार रहना है। किसके साथ रहना है, ब्राह्मण के साथ भी उदार रहना है, हमें सरमन्स के साथ भी उदार रहना है, ठीक है। रॉक एडिक्ट 4 है, उसमें क्या कहते हैं कि पॉलिसी ऑफ धम्मा को उन्होंने समझाया हुआ है कि पॉलिसी ऑफ धम्मा होती क्या है पॉलिसी ऑफ धम्मा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अच्छा ये सब चीज़ें डिस्कवर किसने करी थी, जेम्स प्रिंसिप ने डिस्कवर की थी, ठीक है। तो जेम्स प्रिंसिप जो हुआ करते थे वो इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी से काफ़ी प्रभावित हुआ करते थे। तो इसके पहले हम नहीं जानते थे कि इन सब में क्या लिखा हुआ है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो जेम्स प्रिंसिप हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया है, और डिस्कवर करने के बाद इन्होंने हमें बताया है कि इन सब चीज़ों पे क्या लिखा हुआ है। फाइन, इसके बाद और अगर हम देखें और देखो हम तुम्हें बताएं, फिर देखो रॉक एडिक्ट 5 में क्या लिखा हुआ है। रॉक एडिक्ट 5 में ये लिखा हुआ है कि जो धम्मा मैं बना रहा हूँ, इस धम्मा को प्रोपोगेट करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए मैं कुछ ऑफिसर्स भी बना रहा हूँ। और उन ऑफिसर्स को इन्होंने क्या कहा है, उसको इन्होंने कहा है धम्मा महामात्या। तो धम्मा महामात्या हुआ करते थे, ये हर साल में जाया करते। देखो इसको इसने कब बनाया, इसको इसने 12वें ईयर में बनाया है, ठीक। तो याद रखना 8वें साल में कलिंगा, 12वें साल में इसने धम्मा महामात्या का, ये क्रोलॉजी में तुमसे लगवाने को कह सकते हैं वो, ठीक है। तो धम्मा महामात्या का इसने एक ऑफिस बनाया, एक पोस्ट बनाई कि वो हर 5 साल में जाएंगे और हर 5 साल में पब्लिक से इंटरेक्ट करेंगे। पब्लिक से इंटरेक्ट करने के बाद वो क्या करेंगे, वो धर्म को फैलाएंगे, जो धम्मा है, जो अशोक का धम्मा है वो इसको फैलाएंगे, ठीक। इसके बाद रॉक एडिक्ट 6 जो है उसमें धम्मा महामात्या को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि उन्हें क्या क्या करना है, उन्हें कैसे कैसे फैलाना है, ठीक है, अपने धम्मा को। उसके बाद जो 7वां है उसमें बताया गया है कि जितने भी सेक्ट हैं, जितने भी पंथ हैं, चाहे जैनिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे अजीविका हो, चाहे चारवका हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी बना रहे, हमें सबके प्रति सहिष्णुता रखनी है, हमें सबके प्रति टॉलरेंस रखना है, हमें सबको अच्छी निगाहों से देखना है, हमें किसी के खिलाफ हमें हीन भावना नहीं रखनी है, ठीक है। फिर मेजर रॉक एडिक्ट जो 8वां है उसमें वो ये बताते हैं कि धर्म यात्रा करनी चाहिए। कहते हैं कि और जो राजा हुआ करते थे और जो लोग हुआ करते थे वो हंटिंग किया करते थे, वो यहाँ वहाँ अपने लग्जरी आइटम्स में अपना टाइम वेस्ट किया करते थे। मैं अशोक में क्या कर रहा हूँ, मैं धर्म यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मतलब जैसे मैं लुम्बिनी जाऊँगा, मैं ऐसी जगह पर जाऊँगा और मैं धर्म की यात्रा करूँगा। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आज से हंटिंग एक्सपीडिशन बंद कर रहा हूँ, मैं जानवरों को जो मारा करते थे वो सब हम नहीं करेंगे, ठीक। इसके बाद जो एडिक्ट 9वां है वो कहते हैं कि जो तुम सेरेमनीज परफॉर्म करते रहते हो इनको तुम बंद कर दो। कैसी सेरेमनी, जैसे कि मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ तो उस पर तुम संस्कार कर रहे हो, कहीं कुछ हुआ तो उस पर संस्कार, छोटी मोटी चीज़ों पे अपना टाइम वेस्ट करते हो, अपना पैसा वेस्ट करते हो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अशोका ने जैसे बर्थ पे कर रहे हो तुम, इलनेस पे कर रहे हो, शादी में तुम देख रहे हो आज के टाइम पे क्या होता है कि आज के टाइम पे शादी में 50-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। तो ये आज भी चीज़ें रिलेवेंट हैं। तो इन सब चीज़ों पे भाई तुम ये पैसा वैसा अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो, ठीक। तो ये सब चीज़ें अशोका का जो 10वां रॉक एडिक्ट है वही क्या क्या कहता है, वो कहता है कि पॉलिसी ऑफ धम्मा जो है, जो पॉलिसी धम्मा है इसको वो ग्लोरीफाई करता है। फाइन, इसके बाद देखो 11वां एडिक्ट क्या है। 11वां एडिक्ट कहता है कि तुम्हें एनिमल्स को नहीं मारना। ये फिर से वही कहता है कि देखो तुम्हें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी है, तुम्हें एनिमल्स को नहीं मारना है, ठीक। 12th एडिक्ट क्या कहता है, वो फिर से यही कहता है कि तुम्हें टॉलरेंस रखनी है सारे सेक्ट्स के खिलाफ के लिए। और इसके बाद देखो फिर जो 13वां रॉक एडिक्ट है वो कहता है कि धम्मा जो है उसको फॉलो करना है। वही है ना कि बेरी गोसा की जगह हमें धम्मा गोसा फॉलो करना है, तो धम्मा को फॉलो करो, वॉर को फॉलो मत करो, ये चीज़ इन्होंने कही है।
और जो लास्ट एडिक्ट है, जो 14वां रॉक एडिक्ट है, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कैसे ये जो मैंने इंस्क्रिप्शन मतलब गढ़वाए हैं, जो मैंने अभिलेख गढ़वाए हैं, ये कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री तक फैले हुए हैं। ठीक, तो इससे क्या वो कहता था, जहां जहां आप देखो मोस्टली क्या सारे जितने भी मेजर रॉक एडिक्ट हैं वो क्या थे, वो सारे के सारे हाईवेज पे लगे हुए थे। ठीक है, सारे के सारे हाईवेज पे लगे हुए, तो जिससे क्या होता है कि आसपास का जितना भी राहगीर है, जितने भी मर्चेंट है, जितने भी लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, वो देखते हुए चलें कि मतलब अशोक क्या क्या कहना चाहता है, तुम्हारा राजा तुमसे कांटेक्ट करना चाहता है। और इवन फिर इससे क्या होता है, इससे तुम्हारी टेरिटरी भी डिफाइन होती है कि मतलब अशोक जो है अगर उसने रॉक एडिक्ट गढ़वा रखे हैं तो उसका राज यहाँ यहाँ तक फैला हुआ है, तो ये चीज़ हमें पता चलती है। इसके बाद देखो सक्सेस, देखो ये देखो यहाँ पे ये इमेज आप यहाँ पे आती है रॉक एडिक्ट से अशोक के, देखो हम तुम्हें दिखाते हैं इनको, एक सेकेंड, ये देखो, अब देखो यहाँ पे ये देखो, ये अगर तुम्हें बताएं हम, जैसे ये जो ट्राइंगल तुम देख रहे हो ये पिलर एडिक्ट्स हुआ करते थे, जो ये तुम देख रहे हो ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल, ये मेजर रॉक एडिक्ट हुआ करते थे, और सफ़ेद वाले माइनर रॉक एडिक्ट हुआ करते थे। अब देखो जो पिलर एडिक्ट्स हुआ करते थे वो मोस्टली कहाँ पे बने हुए हैं, वो सारे के सारे मुझे तुम कमेंट करके बताओ, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, शायद मेरठ में बने हुए हैं या फिर बनारस में बने हुए हैं, कहाँ बने हुए हैं मुझे याद नहीं आ रहा फॉर द टाइम बिंग। तो देखो जहाँ पे ही बने हुए थे तो ये यहीं पे आसपास हुआ करता था, देखो ये मेरठ रहा, मेरा तो मेरठ ही था, तो मेरठ में ये सारे के सारे बने हुए थे। तो अब देखो इतना बड़ा पिलर है, अब उसको तुम इतनी दूर दूर तक तो लेके जाओगे नहीं, तो यहाँ जो पिलर्स हैं वो बहुत रेयर तुम्हें पिलर्स देखने को मिलेंगे, जैसे एक अमरावती में मिल गया, एक देखो यहाँ मानसेय में मिल गया, लेकिन मोस्टली तुम देखोगे तो देखो कहाँ तक फैले हुए हैं, यहीं फैले हुए। इतने भारी भारी पिलर हुआ करते थे, सैंडस्टोन के पिलर हुआ करते थे, हाँ चुनर में बने हुए थे, मैं याद नहीं आ रहा, तो सैंडस्टोन चुनर के पिलर हुआ करते थे, तो उसके पिलर हैं, इतने भारी पिलर हैं, तो इतनी दूर दूर तक तुम लेके नहीं जाओगे, तो इसलिए ये जो है ये यहीं में पास में ही मिल जाया करते थे। फाइन, लेकिन जो ये मैंने तुम्हें बताए थे मेजर रॉक एडिक्ट हुआ करते थे, ये कहाँ होते थे, ये होते थे हाईवेज पे। तो देखो ये एक पूरा वो एक हाईवे है, ये देखो ऐसे ये यहाँ पे जुड़ा करता था, ये यहाँ जुड़ा करता था, ये देखो यहाँ, ये यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है, तो ऐसे ये देखो, फिर यहाँ एक सेकेंड, फिर ये ऐसे करके यहाँ जुड़ जाया करते थे। देखो तो ऐसे ये क्या कर रहे हैं, ये हाईवे बन रहा है, तो जितने भी मेजर रैकोडिक्स हैं वो कहाँ में देखने को मिल रहे हैं, वो हाईवेज पे देखने को मिला करते थे। और मोस्टली जो सैंडस्टोन हुआ करता था, जो ये हमें यहाँ पे इधर ही पे कैपिटल के पास देखने को मिला करते हैं। फाइन, तो ये चीज़ें हो गई, तुम समझ गए। अब देखो और देखो हम क्या बताते हैं तुम्हें, देखो स्क्रिप्ट हमने तुम्हें बताई थी, ईस्टर्न पार्ट के जो हमें एडिक्ट्स देखने को मिले हुए हैं ये मगधी लैंग्वेज में लिखे हैं, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में। ठीक है, जो वेस्टर्न पार्ट के हैं वो किस में हमें खरोस्ती स्क्रिप्ट में भी देखने को मिलते हैं। और इवन जो एडिक्ट नंबर 13 है ये हमें ग्रीक लैंग्वेज में देखने को मिलता है, और एक हमें बाइलिंगुअल एडिक्ट भी देखने को मिलता है। बाइलिंगुअल एडिक्ट का मतलब होता है कि उसमें 2 लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। कौन कौन सी 2 लैंग्वेज लिखी हैं, ग्रीक और आर्मेनिक लैंग्वेज इसमें लिखी हुई थी। ठीक, इसके बाद देखो, इसके बाद हमें और क्या पता चलता है कि तुम्हें क्या बताया था कि जेम्स प्रिंशिप जो है इसने इन्होंने इनको क्या किया था, इन्होंने इनको ट्रांसलेट किया था 1837 में, और दुनिया को बताया था कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसके बाद अशोका जो है इन्हीं इंस्क्रिप्शन में क्या बताते हैं, अपने आप को देवनाम पियादसी कहते हैं। अब देखो देवनाम जो है ना, देवनाम टाइटल पहले भी यूज हो रखा है, तो देवनाम टाइटल जो है देवों का नाम या फिर देवों का प्रिय, तो ये टाइटल तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यूज किया है, ये पहले भी यूज हो चुका है, लेकिन जो प्रियदसी है, प्रियदसी ये पहली बार यूज हो रहा है। ठीक, अब देखो अशोका का जो नाम हुआ करता था, अशोक का नाम वैसे मोस्टली क्या हुआ करता था, मोस्टली नाम जो है वो इनका देव नाम पियादसी देखने को मिला है, लेकिन अशोक का नाम हमें 4 जगह से अशोक जानने को मिलता है। तो कहाँ कहाँ से जानने को मिलता है, तो कर्नाटका में मस्की है, नित्थूर है, उदेल गांव है, यहाँ से हमें अशोक का नाम जानने को मिलता है। और एक जगह और है, वो कौन सी है, एमपी में है, गुज्जरा करके। तो यहाँ इन 4 जगह से देखो, गुज्जरा करके, इन 4 जगह से हमें क्या है, अशोक का रियल नाम देखने को मिलता है। अदरवाइज सब जगह क्या लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है देवनाम पियादसी। ठीक, तो ये चीज तुम ध्यान रखना। फाइन, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये एडिक्ट्स के बारे में तुम्हें बता दिया है,
डिवाइड हुआ करते थे, पिलर एडिक्ट हो गया, मेजर एडिक्ट हो गया, माइनर एडिक्ट हो गया। तो ये चीज़ें हम तुम्हें बता चुके हैं। देखो हमने यहाँ पे लिस्ट भी लगा दी है कि 7 एडिक्ट्स हुआ करते थे। ये कहाँ कहाँ, ये तो पिलर एडिक्ट्स के बारे में लिखा हुआ है, ये 7 एडिक्ट्स हुआ करते थे। तुम वीडियो पॉज करो, इसके बारे में पढ़ सकते हो क्या क्या लिखा है, वही सारी सेम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई। अब देखो वही बात है कि पिलर एडिक्ट क्यों लगाया, ये चीज़ भी हम तुम्हें बताई अभी कि क्यों भाई पिलर एडिक्ट लगाने की क्यों जरूरत पड़ी। एक तो तुम्हें यही बताया कि वो हो सकता है कि उनके जो मंत्री वगैरह हुआ करते होंगे वो कहते होंगे क्या तुम पत्थर वत्थर पे लिखवाते रहते हो, पिलर गड़वाओ। तो उन्होंने पूरा एक पॉलिश्ड पिलर, जो मोनोलिथिक पिलर हुआ करता था, जो एक ही, मोनोलिथिक मतलब होता है एक पत्थर, तो एक पत्थर पे सीधे हुआ करता था, यहाँ बेस भी नहीं हुआ करता था, ये पॉलिश्ड हुआ करता था, यहाँ पे कुछ कैपिटल रखी रहती थी। तो ऐसे करके लगा कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, फाइन। इसके बाद और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि ये जो पिलर्स हुआ करते थे, पर्शियन आर्टिस्ट से जब अशोका मिला होगा तो पर्शियन आर्टिस्ट ने इनको ये एक तकनीक बताई होगी कि अशोक से कि भाई तुम ऐसा भी कुछ कुछ कर सकते हो, फाइन। तो पर्शियन आर्टिस्ट के इन्फ्लुएंस में आके अशोका ने ये एडिक्ट्स बनवाए होंगे। अब देखो लिस्ट ऑफ पिलर्स, देखो पिलर एडिक्ट्स में क्या आ चुका है। तो सबसे पहले तो सारनाथ का जो ये पिलर एडिक्ट है ना, यूजीसी ने जब मैचिंग में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा था कि जो सारनाथ का जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें ये बताओ ये पिलर एडिक्ट है कि रॉक एडिक्ट है। तो ये सवाल तक भी आ चुका है। तो याद रखना सारनाथ का पिलर एडिक्ट है, जो वाराणसी के आसपास मिलता है, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ करता है। बाकी देखो इसको तुम पढ़ सकते हो, इसमें बेसिक सी चीज़ें हैं जो हैं सारनाथ की हमने यहाँ पे लिख दी हैं। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे अशोक चक्र जो है वो, यहाँ पे अशोक चक्र वगैरह भी देखने को मिलता है। तो बाकी चीज़ें जो हैं एलिफेंट और लॉइन, ये सब भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं उसके चक्कर में, ठीक है। जो अशोका का जो सारनाथ पिलर इंस्क्रिप्शन है वो चीज़ डिफरेंट चीज़ है, वो तुम देख सकते हो। वरना अभी मैं इसको क्यों स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये मैं तुम्हें आर्किटेक्चर में पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी बस मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से स्किम थ्रू करा दे रहा हूँ। तो देखो ये यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे ये लोटस, इन्वर्टेड लोटस है, ये अबास्कस है, ये हमारा अशोक ये हुआ करता है नेशनल एम्बलम जो है, इसमें 4 शेर हुआ करते हैं। कौन कौन से यहाँ पे जानवर बने हुए हैं, 4 जानवर हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं तुम्हें बताऊँगा जब हम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद दूसरा कौन सा है, सांची का है, जो हमें भोपाल मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, देखो ये रहा। इसके बाद हमें और भी देखने को मिलते हैं बहुत से, हमें देखो ये कुछ देखने को मिले हैं, लेकिन जब हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना तब हम तुम्हें बताएंगे इनसे। तो वैशाली में भी एक हमें मिला हुआ है, ठीक, जिसमें सिंगल लॉइन हमें देखने को मिला है। 5वां में सनी किस्सा उत्तर प्रदेश से भी देखने को मिला है। 6वां में नौररिया नांदागिरह चंपारण बिहार से देखने को मिला हुआ है, देखो ये रहा लौरिया नंदागिरह वाला, ठीक। और ये संसी किस्सा जो है ये एलिफेंट हमें मिल चुका है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। ये दोनों के दोनों ही पूछे जा चुके हैं, बट जब हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। 7वां में कंधार से मिला है। 8वां में रानी घाट खैबर पख्तून से मिला है पाकिस्तान में। और 9वां जो है वो दिल्ली मेरठ में मिला हुआ है, ठीक है। तो ये रहा देखो। इसके बाद देखो 10वां जो है वो दिल्ली टोपरा हुआ करता था। दिल्ली टोपरा ये पहले दूसरी जगह पे हुआ करता था, इसको फिर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, फिरोज शाह तुगलक ने इसको आके दिल्ली में लगवा दिया था, ठीक है। इसके पीछे एक कहानी भी है बहुत इंटरेस्टिंग सी, जब हम तुम्हें फिरोज शाह तुगलक पढ़ाएंगे ना तब पढ़ाएंगे इस बारे में, ठीक है। चलो इसके बारे में इसको छोड़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। 11वां कहाँ है, लौरिया में है, ठीक है, चंपारण। 12वां इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, तो इसके बारे में तो बहुत लोग जानते होंगे, बट हम नहीं जानते हो तो हम आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे। 13वां कहाँ है, अमरावती आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। तो देखो माइनर पिलर डेट्स की मैंने नो इन्फॉर्मेशन दे दी है कि एक लुम्बिनी में हुआ करता था, कि जब अशोक हुआ थे, जब अशोक लुम्बिनी में गए थे, जो हमें रिम्मन देई पिलर इंस्क्रिप्शन मिलता है। और यहाँ पे जब अशोक जाते हैं तो अशोक जाके क्या करते हैं, वो यहाँ पे लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे बॉर्न हुए थे, तो यहाँ पे जाके वो विजिट करते हैं। वो क्या कहते हैं कि लुम्बिनी को अब मैं टैक्स फ्री कर रहा हूँ, तो तुम्हें बस भागा जो है वो टैक्स फ्री कर रहा हूँ, भोगा जो है वो तुम्हें 1/8 के आसपास तुम्हें देना पड़ेगा। तुम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट देख लेना। इसके बाद निगलाई सागर होता है, ये कहाँ पे होता है, ये भी लुम्बिनी में नेपाल के पास होता है। इसमें वो क्या करते हैं कि जो बुद्धा हुआ करते हैं, तो बुद्धा का जो स्तूप हुआ करता था, वो हो सकता है पहले इतना सा हुआ करता हो, तो उसे बड़ा करके इतना बड़ा सा स्तूपा बनवा देते हैं। निगलाई सागर हो गया। तो ये चीज़ें, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन हो गया। तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में यूजीसी ने सवाल पूछा है कि इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में बताओ किन 3 राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन है, सबसे पहले में अशोका का नाम यहाँ से देखने को मिलता है। दूसरा हमें यहाँ से समुद्रगुप्त का नाम देखने को मिलता है, जिसे हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हो। तीसरा नाम हमें यहाँ पे जहांगीर का देखने को मिला करता है। तो ये 3 नाम तुम ध्यान रखना, ठीक। इसके बाद ये हो गया, ये बेसिक सी चीज़ें हैं। इसके बाद आप देखो, ये देखो मैंने और यहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट्स की भी लिस्ट लगा दी है, तुम उसे पीडीएफ ले लेना, तो उसमें तुम पढ़ सकते हो। देखो ये एक रॉक एडिक्ट, ऐसे रॉक एडिक्ट हुआ करते थे, तो इसमें जैसे कुछ लिखा हुआ करता था, फाइन। तो देखो यहाँ की पूरी लिस्ट दी हुई है।
अब देखो क्या होता है, अशोका की डेथ के बाद क्या होता है कि जो ये मौर्यन एम्पायर होता है ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। अशोका की जैसे ही डेथ होती है तो अशोका की डेथ के बाद क्या होता है, इसका जो एम्पायर होता है वो दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। देखो ये मान लो ये मैप है, तो अशोका का जो एम्पायर है वो दो पार्ट्स में बढ़ जाता है, एक ईस्टर्न मौर्यास एक वेस्टर्न मौर्यास। ठीक, तो दो पार्ट्स में इसका पार्ट डिवाइड हो जाता है। जो वेस्टर्न मौर्य होता है उसको कौन चलाता है, उसको चलाता है कुणाल करके। तो कुणाल जो होते हैं वो वेस्टर्न मौर्य हुआ के राजा बनते हैं, जो एक बेटे हुआ करते थे अशोक के, और जो ईस्टर्न मौर्य हुआ करते थे वो संपाति चलाते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे होता है। लेकिन अब देखो जो ईस्टर्न मौर्य वाला जो ये पार्ट है, अब देखो मौर्य के टाइम पे क्या होता है, आफ्टर जो पोस्ट मॉडर्न टाइम होता है वहाँ पे इंडो ग्रीक, शाखा, पार्थियन और कुषाण के अटैक होना शुरू हो जाते हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, जो ये वेस्टर्न मौर्याज हैं इनको इंडो ग्रीक अटैक करके अपने अंडर में हथिया लेते हैं। लेकिन जो ये वेस्टर्न मौर्य है इसको हथिया लेते हैं, और जो ईस्टर्न मौर्य वाला पार्ट हुआ करता था ये चलता रहता है, ये धीरे धीरे चलता रहता है। लेकिन आखिरी में क्या होता है, फिर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, नीचे से सातवाहना भी अटैक करते रहते हैं, आंध्रास जिन्हें हम कहते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है, लास्ट में जो इसके लास्ट रूलर के पहले भी एक रूलर और आते हैं। कौन आते हैं, ईस्टर्न रूलर हुआ करते हैं दशरथ करके। तो दशरथ के बारे में एक सवाल आ चुका है कि ये क्या करते हैं, ये नागार्जुनी हिल्स जो होते हैं ना, तो इसको दान कर देते हैं। किसको दान कर देते हैं, ये दान कर देते हैं अजीविका सेक्ट को। तो अजीविका पंथ जो हुआ करता था उसको नागार्जुनी हिल्स दान कर देते हैं। ये यूजीसी सवाल एक बार पूछ चुका है। और बाराबारी जो हिल्स हुआ करते थे वो बिहार में हुआ करते थे, वो किसने दान किए थे, वो अशोक ने दान किए थे। किसको, अजीविका सेक्ट को। तो ठीक, इस चीज को तुम ध्यान रखना। इसके बाद फिर आखिरी में क्या होता है, जो लास्ट रूलर होते हैं, लास्ट रूलर कौन होते हैं, बृहद। तो लास्ट रूलर बृहद होते हैं, ये क्या कर रहे होते हैं, एक बार अपनी मिलिट्री को ना चेक कर रहे होते हैं। तो उनका जो मिलिट्री कमांडर होता है पुष्यमित्र शुंगा, वो क्या करता है, वो निकल के आता है और बृहद की हत्या कर देता है। और जैसे ही बृहद की हत्या होती है तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, जो ये मौर्यन साम्राज्य है अल्टीमेटली डिक्लाइन हो जाता है। और जैसे ही डिक्लाइन होता है तो पुष्यमित्र शुंगा है, तो शुंगा डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है। अगर हम तुम्हें हल्का सा मैप बना के बताएं कि अब जैसे ही मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होता है तो उस टाइम पे कैसा हमारा मौर्यन एम्पायर दिखा करता है। तो देखो ऐसा कुछ इंडिया हुआ करता था उस टाइम पे। एक सेकेंड, ये कुछ यहाँ पे इंडिया ऐसा हुआ करता था। फाइन, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तो पाटलिपुत्र है, तो यहाँ पे पुष्यमित्र शुंगा आ गए। ठीक, तो शुंगा आ गए हैं। जब शुंगा जाएंगे तो यहाँ कौन आएंगे, कण्वा आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कौन होंगे, यहाँ पे सातवाहना रूल करेंगे। फाइन, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, चेला चोरा पांड्या रूल करेंगे। जो ये वाला पूरा एरिया है कहाँ तक का, मथुरा तक का, मथुरा के आगे नहीं जाएगा, मथुरा तक का रीजन। और यहाँ से क्या होता है, इंडो ग्रीक, शाखा, पार्थियन और कुषाण के अटैक इंडिया में होने लगते हैं। ये अलग अलग टाइम पे ये लोग यहाँ पे रूल करके रहने लगते हैं। फाइन, तो दिस इज़ फॉर द डे। हमारा मौर्यन एम्पायर यहाँ पे ख़त्म हुआ। कल हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इनकी पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी ये हम देखने की कोशिश करें। आर्किटेक्चर का हम अलग से एक लेक्चर ले लेंगे। तो दिस इज़ फॉर द डे। आई होप यू लाइक द सेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दिस इज़ फॉर द डे। थैंक यू।